हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली जूलियन अंसाज जेल से रिहा हो गए। जूलियन अंसाज वो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारों के बीच उथल पुथल मचाकर रख दी थी, ये बताने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी या यूं कहें कि पारदर्शिता क्या होती है, सच का सही मतलब क्या होता है। जूलियन अंसाज ने दुनिया को ये एहसास करवाया कि लोकतांत्रिक सरकारें दूध की धुली हुई नहीं होती। इन्होंने लोकतंत्र के काले कारनामों को दुनिया के सामने रखा और इन्हें जेल में सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि इन्होंने दुनिया को सच से रूबरू करवाया था। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। जूलियन अंसाज कौन थे, इन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारें डर चुकी थी, इन्हें किस तरह से जेल में डाला गया, इन्हें किस तरह से सच को दबाने के लिए मजबूर किया गया, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इनके खुलासे से दुनिया किस तरह प्रभावित हुई। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है हमारी प्यारी सी कंट्री और मैं आपको ले चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ओके, क्योंकि यही इनका जन्म हुआ था। जूलियन अंसाज एक हैकर थे और इन्होंने कई सरकारी ठिकानों पर सेंधमारी की थी। इनका दुनिया में पहली बार नाम तब सामने आया जब इन्होंने यूरोप की कुछ कंट्रीज और अमेरिका के रक्षा विभाग के नेटवर्क को हैक कर लिया था। जूलियन का ये मानना था कि लोकतांत्रिक सरकारें देश को चलाने के नाम पर पर्दे के पीछे काले कारनामे करती है, जो कि एक अपराध है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि सरकार और लोगों के बीच कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने विकीलीक्स की स्थापना की। लेकिन ये विकीलीक्स आखिर है क्या? देखिए, विकीलीक्स को आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह समझ सकते हैं। यह इंक्रिप्शन और सेंसरशिप प्रूफ वेबसाइट है। इसमें कोई भी अपनी पहचान बताए बिना सीक्रेट फाइल्स अपलोड कर सकता है। इसमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ऑडियो और फोटो आदि शामिल होते हैं। यही इनका प्लेटफॉर्म था जिसके सहारे ये सरकारों के काले चिट्टे दुनिया के सामने रखते थे। आपका क्वेश्चन ये होगा कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके चलते दुनिया में इतनी खलबली मच गई थी। देखिए, इनकी पहली रिपोर्ट 2007 में आई, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि क्यूबा की जेल में कैदियों को बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के न सिर्फ रखा गया, बल्कि यूएस मिलिट्री मासूम लोगों को बहुत टॉर्चर कर रही है। इतना ही नहीं, जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें आसानी से रिहा किया जा रहा था। इराक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, विकीलीक्स ने इराक के बगदाद हवाई हमले की फुटेज जारी करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि इस वीडियो में ये दिखाया गया था कि अमेरिकी सेना किस तरह इराक के जर्नलिस्ट हैं उन्हें मार रही थी। 2010 में जूलियन अंसाज ने ईरान और अफगानिस्तान के बीच की वॉर से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए। इन डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया था कि जब अमेरिका ईरान अफगानिस्तान युद्ध में कार्रवाई कर रहा था तो अमेरिका ने ना जाने कितने मासूमों को मार दिया, ना जाने वहां के कितने स्थानीय लोगों को मार दिया। यानी अमेरिका सिविलियंस किलिंग कर रहा था। इन बातों को अमेरिका ने इसलिए छिपाया ताकि मानवाधिकार के आरोप अमेरिका पर ना लगे। इसके रिजल्ट ये निकले कि उस समय इराक की शिया हुकूमत अमेरिका के खिलाफ हो गई और अफगानिस्तान से फिर से उसके रिलेशन ठीक होने लगे। अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का ये लोग विरोध कैसे कर रहे हैं, और अमेरिका ISIS, जो कि एक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उससे हाथ मिला लेता है सिर्फ अपने घमंड को दिखाने के लिए। 2015 में विकीलीक्स ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लीक डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए। इसमें यह जिक्र था कि कैसे अमेरिका ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद, UN के महासचिव, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और इटली के प्राइम मिनिस्टर की जासूसी की थी। 2016 के टाइम जब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे, उस समय विकीलीक्स ने हिलेरी क्लिंटन, जो कि उस समय की राष्ट्रपति बनने की उम्मीदवार थी, उनसे जुड़े बहुत सारे खुलासे किए कि इन्होंने किस तरह पहले के चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश की। इसका रिजल्ट ये निकला कि मैडम इलेक्शन हार गई। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या सिर्फ दुनिया ये तमाशा देख रही थी? नहीं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप सरकार के काले चिट्ठे खोलोगे तो सरकार को ये बात चुभेगी तो जरूर। 2007 के बाद से ही अमेरिका ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। 2010 में एक अजीबोगरीब घटना घटी। स्वीडन के प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने अंसाज के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इसमें जूलियन अंसाज पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने 2 छोटी बच्चियों का रेप किया है।
उस समय जूलियन का ये कहना था कि अमेरिका स्वीडन का इस्तेमाल करके उसे गिरफ्तार करना चाहता था। अमेरिका ने खुद इनके ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। जब स्वीडन ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया, उस टाइम ये लंदन में थे और वहां की पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और कुछ दिन बाद ये वापस फ्री हो गए। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन्हें स्वीडन के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि स्वीडन को जूलियन से रेप के मामले में पूछताछ करनी है। जूलियन जानते थे कि अगर वे गलती से भी स्वीडन गए तो अमेरिका की साजिश कामयाब हो जाएगी। जूलियन ने बचने के लिए लंदन में जो इक्वाडोर का दूतावास था, उसकी जो एम्बेसी थी, उससे हेल्प मांगी और इक्वाडोर ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से राजनीतिक शरण लेता है या फिर उसके देश के दूतावास में रहता है, तो उस दूतावास में संबंधित देश का कानून चलेगा। यानी मान लीजिए कि ब्रिटेन में जो इक्वाडोर का दूतावास है, वहां पर इक्वाडोर देश के कानून चलते हैं। और ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन की पुलिस इक्वाडोर की इजाजत के बिना वहां कोई ऑपरेशन नहीं चला सकती थी और ऐसा करके जूलियन बच निकले। कहानी में मोड़ आता है क्योंकि इक्वाडोर के ऊपर प्रत्यर्पण की तलवार लटकी थी और अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि आप जूलियन अंसास को हमारे हवाले कर दीजिए। अब दिक्कत ये हो गई कि इक्वाडोर में सरकार बदल गई और उस टाइम के प्रेसिडेंट ने जूलियन पर यह आरोप लगाए कि जूलियन ने राष्ट्रपति के बेडरूम की तस्वीरें लीक की और इसके बाद अंसास का जो केस था वो कमजोर पड़ता गया। एम्बेसी में उसकी जो फैसिलिटी थी वो कम होने लगी, यानी किसी भी टाइम उन्हें इक्वाडोर की एम्बेसी से बाहर निकाला जा सकता था। आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या उनका देश यानी ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था? क्या ऑस्ट्रेलिया जूलियन को बचाने के लिए आगे नहीं आया? देखिए, जब ये खबर ऑस्ट्रेलिया को पता चली तो वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। जूलियन के सपोर्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने लगी कि अगर इक्वाडोर प्रोटेक्शन वापस लेता है तो जूलियन को बचाया जा सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत देर कर दी और इक्वाडोर ने पहले ही साथ छोड़ दिया। लंदन पुलिस इक्वाडोर की एम्बेसी में घुसी और अंसास को घसीटते हुए अपने साथ ले गई, जिसके बाद उन्हें 50 हफ्तों की जेल हुई। फिर फाइनली जैसे तैसे करके अमेरिका ने जूलियन के साथ समझौता कर लिया और जूलियन ने हैकिंग समेत सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के लीक करने के सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लिए। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनके खुलासे के क्या मायने हैं, इनका दुनिया पर क्या असर पड़ा। देखिए, ये हमेशा कहते रहे कि मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करके कोई क्राइम नहीं किया है, बल्कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल निभाया। जैसे कोई जर्नलिस्ट खुफिया रिपोर्ट या स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए ऐसा करता है, वही काम मैंने किया। इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बदले मैंने कोई सौदा नहीं किया, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। दूसरी बात, इन्होंने पहली बार दुनिया को अमेरिका की सच्चाई बताई। एक ऐसा देश जो खुद को लोकतंत्र कहता है, एक ऐसा देश जो भारत जैसे देशों को ह्यूमन राइट पर लेक्चर देता है, उसके बारे में बताया कि अमेरिका विदेशों में अपने ऑपरेशन करते टाइम ये नहीं देखता कि उनसे टेररिस्ट मर रहे या फिर सिविलियंस। इतना ही नहीं, इन्होंने पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा। इराक इसका एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स ये भी रिवील करते हैं कि किस तरह अमेरिका आतंकवादियों को पनाह देता है। इन्होंने हिलेरी क्लिंटन तक को नहीं छोड़ा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए दूसरे लोकतांत्रिक देश आगे आए। हमने देखा कि ब्रिटेन की पुलिस ने इन्हें किस तरह परेशान किया। हमने ये भी देखा कि स्वीडन ने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। यही बात जूलियन अंसास कहना चाहते थे कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो गवर्नमेंट कुछ भी बड़ी साजिशें रच रही होती है। इनका ये मानना था कि अगर लोकतंत्र के हिसाब से सरकार को जनता ने चुना है तो जनता से नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इंफॉर्मेशन क्यों छिपाई जाती है? क्या सरकार को लोगों पर भरोसा नहीं होता? फ्रेंड्स, ये सब करने के पीछे इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकतांत्रिक सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा रहे। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर क्या रह जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।